गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भावना कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एडू बेंच में। आज हम लेने जा रहे हैं कक्षा 8 से हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम ले रहे हैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने विचारों तथा भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। वह भाषा के द्वारा मन के विचारों को लिखकर पढ़कर जाना जा सकता है। भाषा विचारों तथा भावों के आदान प्रदान का एक साधन है। भाषा भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है भाषण या बोलना। मनुष्य अपने विचारों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। वह मन की बात को बोलकर बताता है, वह मन की बात को लिखकर भी प्रकट करता है। मनुष्य संकेतों द्वारा भी अपनी बातों को एक दूसरे से तक पहुंचाता है, परंतु संकेतों की एक सीमा होती है। इसमें अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं की जा सकती। मन प्रसन्न होगा तो मनुष्य मुस्कुराएगा, पर मुस्कुराने कर, हंसकर, ठहाके लगाकर वह अपनी खुशी को प्रकट कर सकता है, परंतु उस खुशी के पीछे क्या वजह रही है उसे जानने के लिए उसे भाषा का उपयोग करना होगा। मनुष्य अपने दुख को भावों को हाव भाव से प्रकट कर सकता है, परंतु दुख के पीछे के कारणों को वह संकेतों के माध्यम से नहीं बता सकता। इसलिए संकेतों को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक, जब हम भाषा को बोलकर या लिखकर, जब हम भाषा को बोलकर या सुनकर एक दूसरे या उच्चारित करके एक दूसरे तक साझा करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का लिखित रूप, जब हम लिखे हुए को पढ़ते हैं या लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, यह स्थायी रूप भी माना गया है। भाषा का लिखित रूप कहलाता है भारतीय भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत की प्राचीनतम भाषा में से एक है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। उनके नाम इस प्रकार है: आसमी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, कोणार्की, नेपाली, मणिपुरी। ना देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषाएं। आई थिंक नाउ इट इज़ अब आप देख पा रहे हैं सही से। देवनागरी में लिपि की विशेषताएं। इस लिपि में हर प्रकार की ध्वनि को प्रकट करने की शक्ति है। इसमें जैसा लिखा गया है वैसा बोला जा सकता है और जैसा बोला गया है वैसा लिखा जा सकता है। देवनागरी लिपि का अक्षर क्रम सर्वोत्तम है। वह वर्णों की उच्चारण विधि के अनुसार पहले स्वर आते हैं, इसके पश्चात व्यंजन आते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा की सभी अक्षरों के चिन्ह विद्यमान हैं। अन्य लिपियों में ये गुण नहीं है। लिपि का महत्व। यदि लिपि का विकास न होता तो न तो पुस्तकें होती न पुस्तकालय होते। मानव के इतिहास में ज्ञान, विज्ञान आदि को सुरक्षित नहीं किया जा सकता था। लिपि के कारण हम उन भाषाओं के ज्ञान, विज्ञान आदि को चिरकाल तक मतलब लंबे समय तक सुरक्षित कर पाते हैं। लिपि के माध्यम से ही आज शिलालेख, पुस्तक आदि में मानव जाति का सारा ज्ञान, विज्ञान, इतिहास विद्यमान है। अतः लिपि का महत्व मानव जीवन में कार्यक्रम के लिए परम आवश्यक है। बोली। हिंदी के अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं पूर्वी मध्य प्रदेश में अवधी, भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, बघेली बोली बोली जाती है। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली, बांगरू, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी आदि बोलियां प्रचलित हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में
की प्रमुख बोलियां हैं हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी। हिंदी की बोली पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली अवधी, ब्रजभाषा बघेली, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, मालवी, बिहारी, भोजपुरी, जयपुरी, मगही, मारवाड़ी, मैथिली, निमाड़ी, कन्नौजी, हिमाचली, गढ़वाली, कुमाऊनी। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी आती है, जबकि बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली, कन्नौजी आती है। राजस्थानी में जयपुरी, मारवाड़ी, निमाड़ी आती है। पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचली, गढ़वाली, कुमाऊनी हिंदी की बोलियां प्रचलित हैं। उपभाषा, जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज और अवधी बोली की उपभाषाएं बन चुकी हैं। हिंदी का क्रम से विकास। हिंदी शौर सैनी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। सबसे पहले हिंदी वैदिक संस्कृत में थी, फिर लौकिक संस्कृत में विकास हुआ, फिर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब इससे भी बहुत सारी भाषाएं बनाई गई हैं, जैसे मगधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अर्धमगधी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। खड़ी बोली ही वर्तमान में प्रचलित हिंदी की बोलियों में से एक है। व्याकरण के अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार। वर्ण विचार व्याकरण के इस भाग में वर्गों के स्वरूप में मानक रूप, उपभेद, भेद, विविध प्रयोग आदि का विस्तार और विवेचन किया गया है। इसमें आपके वर्णों को विच्छेद किया जैसा है। जैसे हम लिखे राजा, तो राजा में हम वर्णों का विच्छेद करेंगे। रा जमा बड़ा आ जमा जा जमा बड़ा आ, राजा। शब्द विचार, इस भाग में शब्द की उत्पत्ति, उपभेद, उपवेद, विविध प्रयोग आदि का विस्तार सहित विवेचन किया जाएगा। वाक्य विचार, इस भाग में वाक्य के स्वरूप, उपभेद, विश्लेषण, प्रयोग आदि का विस्तार सहित विवेचन किया जाता है। पद विचार, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। पद विचार के अंतर्गत पद तथा उसके भेद तथा उसकी रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण का महत्व। व्याकरण द्वारा भाषा का विश्लेषण किया जा सकता है, इसलिए वह भाषा का विज्ञान है। इस प्रकार मन का विश्लेषण मनोविज्ञान है, उसी प्रकार वचन और या वाणी का अध्ययन भाषा का विज्ञान है। भारतीय मनीषियों ने व्याकरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया है। व्याकरण के 6 अंग हैं। व्याकरण क्या है? मानव जन्म के बाद से ही पहली बार बोलना सीखता है तो उसे किसी प्रकार के व्याकरण नहीं सिखाया जाता, उसे सबसे पहले भाषा सीखता है। इसी तरह अनपढ़ निरक्षर व्यक्ति भी केवल भाषा का ही प्रयोग करता है। व्याकरण भाषा के लिखने, पढ़ने तथा बोलने में होने वाली अशुद्धियों की रोकथाम के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। अतः शुद्धता से बोलना, पढ़ने और लिखने की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के प्रमुख अंग वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार। वर्ण विचार, व्याकरण के इस भाग में वर्णों के स्वरूप, मानक रूप, भेद, उपभेद, विविध की विवेचना की गई है। शब्द विचार में शब्द की उत्पत्ति के आधार पर उसके भेद, उपभेदों की विवेचना और विस्तार से की गई है। वाक्य विचार में
वाक्य के स्वरूप, वाक्य मिश्रित है, सरल है, संयुक्त वाक्य है, इस तरह से उसका विश्लेषण विस्तार से किया गया है। पद विचार में आपका वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। पद विचार के अंतर्गत पद तथा उसके भेदों, रचनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण का महत्व, व्याकरण द्वारा भाषा का विश्लेषण किया जा सकता है, इसलिए इसे भाषा का विज्ञान कहते हैं। मतलब भाषा को सही रूप से लिखने के ढंग की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध रूप दिया जा सकता है, जिससे उसे चिरकाल तक स्थायी रूप से संभाल कर रखा जा सकता है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों उस भाषा के विज्ञान की जानकारी को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल एडुबंच को सब्सक्राइब करें तथा लाइक का बटन दबा दें। धन्यवाद।